गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक सिंह आज आपके लिए क्लास 12 का लेसन 2 समाजशास्त्र का ये चैप्टर आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है जनांकिकीय संरचना, सिद्धांत और अवधारणाएँ, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। भारत में जनांकिकीय संरचना, गणना ये सब जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज को समझने में, और इससे सामाजिक स्तर, सामाजिक जानकारियाँ और तमाम चीज़ें जो इससे बनने वाली हैं उन सब के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए इसके हेडिंग्स और अन्य सूत्रों के जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से समझते हैं। भारतीय समाज में भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक तथा प्रजातीय विभिन्नताएं होने के साथ ही जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी इसकी प्रकृति विश्व के दूसरे समाजों की तुलना में काफ़ी भिन्न है। यानी भारत में भौगोलिक विभिन्नता है, यहाँ पर धरातलीय विभिन्नता है, धार्मिक विभिन्नताएं हैं, जिसे मैंने इसके पिछले चैप्टर में आपको समझाया है कि भारत धर्मों में भी विभिन्न है, भाषाई विभिन्नताएं हैं, तमाम प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर अपने रीति रिवाज से रहते हैं, और प्रजातीय विभिन्नता तो है ही। इन सब के बावजूद भी, इन सब के अलावा भी जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी भिन्न है। वास्तविकता यह है कि किसी भी समाज के सामाजिक संगठन, संस्कृति और व्यक्तिगत व्यवहारों को प्रभावित करने में भी जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का प्रमुख योगदान होता है। विश्व के विभिन्न समाजों में कहीं जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम, किन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है तो कहीं पर भूमि खाली पड़ी है, कहीं जन्म दर अधिक है तो कुछ देशों में जन्म दर को बढ़ाने के लिए अनेक प्रोत्साहन देने के बाद भी जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही है। विभिन्न समाजों में स्त्री पुरुष के अनुपात तथा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में भी बहुत भिन्नता है। डेविस का यह मानना है कि एक विज्ञान के रूप में जनांकिकीय का उद्देश्य केवल जनसंख्या के घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर अथवा आयु और लिंग के अनुपात को समझ लेना ही नहीं है, बल्कि यह जानना अधिक जरूरी है कि जनसंख्या संबंधी विशेषताएं किस तरह किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन को प्रभावित करती हैं। जनांकिकी का अर्थ तथा महत्व, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी। सबसे पहले ये जानें हम कि जनांकिकी क्या है और इसका महत्व क्या है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनांकिकी का तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से है जिसके द्वारा जनसंख्या के आकार, जनसंख्या संबंधी विशेषताओं और इन विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जनांकिकी को अक्सर एक नीरस विषय समझा जाता है। यदि हम आंकड़ों को अधिक महत्व न देकर जनसंख्या संबंधी विशेषताओं और सामाजिक दशाओं के संबंध पर ध्यान दें तो जनांकिकी एक उपयोगी विज्ञान सिद्ध होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है, जैसे देखिए गोइलार्ड ने लिखा है कि जनांकिकीय शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो था वो गोइलार्ड ने किया था 1855 में। जनांकिकीय अंग्रेजी शब्द डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। शब्द रूप से डेमोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमस, जिसका दूसरा शब्द है ग्राफी। पहले शब्द का अर्थ है जनसंख्या और दूसरे शब्द का अर्थ है विवरण देने वाला विज्ञान। यानी डेमोग्राफी का मतलब होता है वो शब्द जो जनसंख्या का विवरण देता हो। इस प्रकार शाब्दिक रूप से डेमोग्राफी एक विज्ञान है। सोरोकिन ने लिखा है, जनांकिकीय वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा इसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। यानी जनांकिकीय एक ऐसा विज्ञान है जो किसी विशेष समाज में किसी स्थान पर होने वाली जनसंख्या का वृद्धि, घनत्व या कमी, इन चीज़ों के बारे में विवरण देता है। ग्रेवनिक के अनुसार जनांकिकी उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी विशेषताओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित जनसंख्यात्मक शब्दकोश में लिखा गया है कि जनांकिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार, उसकी संरचना और विकास का विश्लेषण किया जाता है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट किया होता है कि जनांकिकीय
3 मुख्य शाखाओं से विभाजित है। पहला है जनांकिकीय संरचना, दूसरा है जनांकिकीय प्रक्रियाएं तथा तीसरा है सामाजिक जनांकिकी। जनांकिकीय संरचना के अंतर्गत हम किसी भी जनसंख्या के आकार, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की विशेषताओं, स्त्री पुरुष के अनुपात, जनसंख्या के घनत्व, आयु संरचना, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या आदि का अध्ययन करते हैं। जनांकिकीय प्रक्रियाएं उन विशेषताओं को स्पष्ट करती हैं जिनका संबंध जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन से है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास संबंधी विशेषताएं आदि इसी प्रकार की सामाजिक जनांकिकी इसी प्रकार की दशाएं हैं। सामाजिक जनांकिकी यह बताती है कि जनसंख्या संबंधी विशेषताएं किस तरह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे दिया हमारे मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं, शिक्षा, जाति व्यवस्था संबंधी नियमों आदि पर जनसंख्या का एक स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। परिवार की संरचना, वर्ग व्यवस्था, नातेदारी, विवाह तथा व्यक्ति के समाजीकरण को प्रभावित करने में भी जनसंख्या संबंधी विशेषताओं की प्रमुख भूमिका होती है। वर्तमान समय में धर्म, क्षेत्र और भाषा जैसी सजातीय विशेषताएं भी जनसंख्या संबंधी संरचना से बहुत प्रभावित होती हैं। अगला है जनांकिक विशेषताओं को समझना क्यों आवश्यक है। इसमें देखिए कुछ कारण है जिसके द्वारा हमें इसे जानना बहुत आवश्यक है। पहला है वर्तमान युग नियोजन का युग है। कोई भी देश अपनी जनसंख्या, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास की दर तथा लिंग अनुपात को समझे बिना सही कार्यक्रमों और नीतियों का निर्माण नहीं कर सकता। इसका पहला कारण है कि किसी भी देश में कोई व्यवस्था अगर उसे संचालित करनी है जो जनसंख्या के लिए करनी है, तो उस जनसंख्या के घनत्व के बारे में, वहाँ पर स्त्री पुरुष का अनुपात, वहाँ पर और परिस्थितियाँ, इन सबको देखते हुए ही जो है वहाँ पर कोई भी योजना लागू की जा सकती है। इसलिए जनांकिकीय गणना अनिवार्य होता है। किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र जनसंख्या होती है। इसी के आधार पर हम अपने साधनों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। जनांकिकी के अंतर्गत केवल जनसंख्या के आकार और घनत्व को ही महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि जनांकिकी जनसंख्या के जीवन स्तर को समझने से भी संबंधित है। इसी से समाज का संतुलित विकास संभव हो सकता है। सभी समाज आज आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों और सेवाओं में लगी हुई जनसंख्या के प्रतिशत को देखते हैं, तभी आधुनिकीकरण में होने वाली वृद्धि को समझा जा सकता है। अब आगे समझते हैं भारत में सामाजिक जनांकिकी क्या है, भारत की स्थिति क्या है जनांकिकी के मामले में, क्योंकि भारत में भी प्रतिवर्ष आंकड़े लगभग इकट्ठा किए जाते हैं और प्रति 10 वर्ष बाद सभी आंकड़ों का एक समन्वय करके फिर एक प्रारूप बनाया जाता है और उसे दिया जाता है। भारत में सामाजिक जनांकिकी क्या है? सोशल डेमोग्राफी इन इंडिया। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है चाइना के बाद। यहाँ विश्व की पूरी जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। कुछ प्रमुख आधारों पर भारतीय समाज में जनसंख्या संबंधी प्रमुख लक्षणों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला, भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1951 में यहाँ की जनसंख्या 36.10 करोड़ थी, यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष 1951 में 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त थी और 51 में इसकी जनगणना हुई थी, जिसमें जनसंख्या हमारी 36.10 करोड़ थी। इसके बाद जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ जनसंख्या 121.5 करोड़ से भी अधिक हो चुकी थी, यानी 2011 में ये कई गुना, लगभग 4.5 गुना अधिक बढ़ चुका था 1951 की तुलना में। परिवार नियोजन के बड़े बड़े प्रयत्नों के बाद भी प्रतिवर्ष लगभग 1.80 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। एक वर्ष में बढ़ने वाली यह जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है, यानी जितना भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ती है उतनी पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। यानी 1.80 करोड़ लोग लगभग हर साल जन्म लेते हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ती है। एक वर्ष में बढ़ने वाली यह जनसंख्या इस ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि हमारे समाज में व्यापक निरक्षरता, नीचा जीवन स्तर, संयुक्त परिवार व्यवस्था, बाल विवाह का प्रचलन, पुत्र जन्म की कामना तथा बहुपत्नी विवाह तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रमुख कारण हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों में अब बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है, लेकिन इसके पहले 1951 से 2011 तक की जो जनगणना का एक रिकॉर्ड सामने हुआ है,
इसमें ये सारी चीज़ें, ये सामाजिक जो जनसंख्या वृद्धि के कारण थे, ये सारे बहुत हावी थे। लेकिन इस समय, वर्तमान समय में इस पर तमाम चीज़ों में परिवर्तन हो गया है। जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली अब बहुत कम रह गई है, नीचा जीवन स्तर भी धीरे धीरे करके लोगों का सुधर रहा है, लोग धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। व्यापक निरक्षरता जो थी, अब धीरे धीरे निरक्षरता का दर बहुत कम हुआ है। बाल विवाह का प्रचलन भी लगभग समाप्त हो चुका है और पुत्र जन्म की कामना जो थी लोगों में, धीरे धीरे करके लोग पुत्र और पुत्रियों को एक समान व्यवहार से देख रहे हैं। बहुपत्नी विवाह भी लगभग जो पहले बहुत तेज था वो घटा। तो ये सारे कारण थे 1951 से लेकर के 1941 तक जनसंख्या वृद्धि के कारण। यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा दिया गया है। वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या 36.10 करोड़ थी। 61 में प्रतिवर्ष वर्ष बाद ये जनगणना होता है। 1961 में 43.92 करोड़, इस प्रकार 71, 81, 91, 2001 में 102.87 करोड़ और 2011 में 121.05 करोड़ थी। और इसका अगला रिकॉर्ड 2021 में मिल जाएगा। 2021 में फिर से नया रिकॉर्ड आएगा और ये देखा जाएगा कि इस समय, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या क्या रही। जनसंख्या विस्फोट भारत सहित अनेक देशों की एक प्रमुख समस्या है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, प्रति हर देश में लगभग इसकी समस्या है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बच्चों की बाढ़, यानी जनाधिक्य या जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। सीपी ब्लेकर के अनुसार जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में जन्म दर उच्च स्तर की होती है, किंतु मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या का आकार विस्फोटक हो जाता है। आज तमाम प्रकार की आधुनिक मेडिकल फैसिलिटीज मिल गई हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी आई है, गिरावट आई है। तो मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर की वृद्धि, जन्म दर में लगातार कंटिन्यूटी, ये जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमुख कारण है। अगला है, देखिए, जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या के घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले लोगों की औसत संख्या से होता है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, उस व्यक्तियों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यह भारत में तमाम जो है भिन्नता के साथ पाया जाता है। जैसे एक दिन बताया गया था कि अगर दिल्ली की जनसंख्या घनत्व देखी जाए और हिमाचल प्रदेश की देखी जाए तो दोनों में बहुत परिवर्तन है। दिल्ली में लगभग 11,000 लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर के अंतर्गत। एक यहाँ पे दिया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर के औसतन 11,320 लोग निवास करते हैं। और विभिन्न राज्यों में जिन 7 प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, उसे तालिका में दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि 10 वर्षों के अंदर जनसंख्या का घनत्व कितनी तेजी से बढ़ा है। एक प्रमुख बात है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या का घनत्व एक दूसरे से बहुत भिन्न है। पश्चिम बंगाल में जहां 1 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में 1029 लोग निवास करते हैं, वहीं जम्मू तथा कश्मीर, सिक्किम और मिजोरम, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से भी कम है। अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 17 लोग निवास करते हैं। अब यदि दिल्ली से और हिमाचल प्रदेश की तुलना की जाए तो बहुत डिफरेंस है। जनसंख्या के घनत्व की भिन्नता बहुत कुछ प्राकृतिक साधनों और जीवन यापन की सुविधाओं से संबंधित है। जहाँ पर प्राकृतिक साधन भरपूर हैं, जहाँ पर जीवन जीने की सुविधाएं हैं, हर तरीके की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ मृत्यु दर कम है और जनसंख्या वृद्धि अधिक है। और जहाँ पर लोग जीवन के साथ जूझ रहे हैं, प्रकृति के साथ जूझ रहे हैं, वहाँ पर जनसंख्या दर बहुत कम है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ भारत के जो 7 राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, वहाँ के बारे में दिया गया है। सबसे पहला है, देखिए, पश्चिम बंगाल। 2011 में यहाँ प्रति व्यक्ति जो दर था, प्रति वर्ग किलोमीटर की जो दर थी 1029 लोग की थी। केरल में 859 थे, बिहार में 1102 थे, उत्तर प्रदेश में 828 थे, तमिलनाडु में 555 हैं, पंजाब में 550 हैं, हरियाणा में 573 है। तो ये जनसंख्या घनत्व है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या है, जो कि एक आंकड़ों में दी गई है, जो कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग रहा है। जन्म दर तथा मृत्यु दर। जनांकिकी के अध्ययन में जन्म दर और मृत्यु दर का विशेष महत्व होता है। जन्म दर से मृत्यु दर को घटाने से जो संख्या बाकी बचती है, उसी के आधार पर समाज में जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। दूसरी ओर जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक होने पर कुल जनसंख्या में कमी होने लगती है। भारतीय समाज के कानून के द्वारा
प्रत्येक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु दर का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। वर्तमान में जन्म और मृत्यु दर से संबंधित जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हें निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। अब भारत में देखिए एक आंकड़ा यह भी उपलब्ध है। दशक 1951 से 1960 के बीच जो था, जन्म दर 41.20 यानी प्रति 1000 लोगों में इतनी जनसंख्या जन्म दर की थी। मृत्यु दर क्या था? 22.40। और जनसंख्या वृद्धि क्या थी? इन दोनों का जो लगभग अंतर आ सकता है 18.80। इस प्रकार अगर हम 2011 का देखें तो 2011 में यह दर क्या था? जन्म दर 24.04, ये गिरावट आई थी जन्म दर में, कुछ कम ही हुआ था। मृत्यु दर में बिल्कुल गिरावट आया था, जो 22.40 था प्रति 1000 व्यक्ति में, वो 6.95 रह गया। और जनसंख्या की वृद्धि जो 1951 में 18.80 थी, 2011 में 17.10 रही। तो जनसंख्या वृद्धि में कमी नहीं आई, बल्कि मृत्यु दर में बहुत परिवर्तन आया। तो इस प्रकार के आंकड़े ये दिखाते हैं कि अगर मृत्यु दर में कमी है और जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है तो जनसंख्या विस्फोट होगा, इससे जनसंख्या दर बढ़ेगा। ये एक प्रकार के आंकड़े जो भारत में दिए गए हैं। इसके बाद अगली हेडिंग देखिए, स्त्री पुरुष का अनुपात। प्राकृतिक रूप से साधारणतः सभी समाजों में बालकों और बालिकाओं का जन्म समान संख्या में होता है। इसके बाद भी अनेक दशाओं के फलस्वरूप जनसंख्या के अंदर स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात में काफ़ी भिन्नता पैदा हो जाती है। यूरोप के शिक्षित समाजों में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात आज भी काफ़ी समान है। दूसरी ओर भारत में सन 1951 की तुलना में सन 2011 तक पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम हो गई है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 पाई गई। यहाँ केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1084 है। यानी भारत का अगर ओवरऑल देखा जाए पूरा आंकड़ा तो 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं, यानी स्त्रियों का जो अनुपात है वो कम है। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात ज़्यादा है। इसके बिल्कुल विपरीत हरियाणा में जनसंख्या आज 889 है, यानी 1000 पुरुषों पर 879 है, जबकि पंजाब में केवल 846 है, यानी 1000 पुरुषों में 846 महिलाएं हैं। भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के कम अनुपात के कारणों में धार्मिक रूप से पुत्र के जन्म को अधिक महत्व देना, बालिकाओं के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान न देना तथा एक बड़ी संख्या में लड़कियों की भ्रूण हत्या करना आदि मुख्य दशाएँ हैं। ये कुछ ऐसे पिछड़े राज्य जिनका नाम मैंने लिया है, यहाँ पर लड़कों के जन्म को अधिक महत्व देते हैं लोग, लड़कियों की भ्रूण हत्या करवाते हैं या लड़कियों के सुख सुविधाओं पर, उनके रहन सहन पर, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके कारण से इनके यहाँ मृत्यु दर बालिकाओं की या जन्म दर कम है। और यही कारण है कि इनमें स्त्री पुरुष का अनुपात इतना डिफरेंस, इतना अंतर है। भारत में लिंग अनुपात देखिए 1951 में 946 रहा है और 2011 में 943, यानी 3 का अंतर आया है और कम हुआ है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के अनुपात में होने वाली कमी से संबंधित एक प्रमुख समस्या बाल लिंगानुपात में बढ़ता हुआ असंतुलन है। बाल लिंगानुपात का तात्पर्य 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लैंगिक अनुपात से होता है। भारतीय समाज में सन 1951 के बाद यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या में कुछ मामूली वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं बच्चों में लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कम आयु के 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या घटकर 927 तक पहुँच चुकी है। अनेक राज्यों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 900 लड़कियों से कम है, जबकि पंजाब में यह अनुपात 800 से भी कुछ कम पाया गया है। चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 लड़कों पर छोटी लड़कियों का अनुपात 925 से भी नीचे है। बाल लिंगानुपात का गिरता हुआ स्तर आज सभी नीति निर्माताओं और समाजशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय है। बाल लिंगानुपात के असंतुलन के लिए अनेक दशाएं उत्तरदायी हैं। देखिए क्या क्या इसके लिए उत्तरदायी है। पहला है, बाल लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण बालिका शिशुओं के प्रति सामान्य लोगों का भेदभावपूर्ण व्यवहार है। लोग बालकों को ज़्यादा महत्व देते हैं और बालिकाओं को कम। इसके फलस्वरूप बालिकाओं के स्वास्थ्य, चिकित्सा और पालन पोषण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। अगला है, आज अल्ट्रासाउंड और चिकित्सा की अनेक आधुनिक तकनीकियों से ज्ञात किया जाता है कि जन्म लेने वाले बच्चे का लिंग क्या है।
फलस्वरूप एक बड़ी संख्या में होने वाले गर्भपात वे होते हैं जिनका संबंध बालिका के जन्म से होता है। कोई अक्सर देखिए कोई बालक की भ्रूण हत्या नहीं करता है, जांच कराने के बाद बालिकाओं की भ्रूण हत्या कराई जाती है। इस प्रकार बालिकाओं की मृत्यु दर अधिक है। अनेक परिवारों और समुदायों में उन बालिका शिशुओं की हत्या कर दी जाती है जिन्हें कुछ प्रथाओं के कारण परिवार के लिए अवांछित माना जाता है। अगला है, साधारणतः समृद्ध परिवारों में माता पिता केवल 1 या 2 बच्चों को ही जन्म देना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी पसंद के अनुसार लड़के या लड़की को जन्म को प्राथमिकता देते हैं। यह सच है कि बच्चे के जन्म से पहले उनके लिंग की जानकारी रोकने वाला कानून सन 1999 से लागू है, लेकिन यह अधिक प्रभावपूर्ण नहीं रहा है। महिलाओं में व्याप्त भारी अशिक्षा के कारण स्वयं महिलाएं भी पुत्री के जन्म की तुलना में पुत्र के जन्म को अधिक महत्व देती रहीं। इस मानसिकता से भी बाल लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ रहा है। फिर है जीवन अवधि। विकसित देशों की तुलना में भारत में जीवन अवधि अथवा लोगों की औसत आयु काफ़ी कम है। इसके बाद भी यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद होने वाले आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन अवधि में सुधार हुआ। सन 1951 में लोगों की औसत आयु जहां केवल 32 वर्ष थी, वहीं वर्ष 2011 में औसत आयु 67 वर्ष हो गई। इसका मुख्य कारण जन्म के समय बच्चों की मृत्यु संख्या में भारी कमी होना, बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। साधनों के अभाव में निर्धन वर्ग में जीवन अवधि कम है, जबकि मध्यम और उच्च वर्ग में जीवन अवधि अधिक पाई जाती है। भारत में जीवन अवधि का एक रिपोर्ट दिया गया है पुरुषों में और स्त्रियों में। 1951 में 32.40 था, स्त्रियों में 31.70 था, और 2011 में बढ़ करके सीधे डबल हुआ है, डबल से भी ज़्यादा हुआ है, 67.10 हुआ है, और स्त्रियों में भी लगभग डबल से अधिक हुआ है, 68.30 हुआ है। आयु संरचना इसकी अगली फैक्ट है। किसी भी समाज में जनसंख्या की प्रकृति को समझने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि देश में विभिन्न आयु के लोगों की संख्या क्या है। इसी की सहायता से यह समझा जा सकता है कि उस समाज में श्रम करने या आजीविका प्राप्त कर सकने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। साधारणतः यह माना जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि, अनुभवी लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस समाज उतना ही विकसित होगा। इस प्रकार ये भारत में देखिए एक आयु संरचना है जिसका एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। आयु समूह 0 से 4 वर्ष 1981 में 14.14 था, 1991 में 12.85 हुआ, 2001 में 10.66 हुआ, 2011 में 10.05 हुआ, और 5 से 14 वर्ष का जो था 25.50, 23.15 1991 में था, 2001 में 20.95 और 2011 में 19.55। 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग 54.05, 07, 57.51, 60.80 और 62.19, और 60 से ऊपर वालों में ये आपके सामने आंकड़ा दिया गया है। तो ये सब आंकड़े आपके जनांकिकीय जो है के आधार पर बताए जाते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पर संपूर्ण करता हूँ। अगला वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें, इसका नोट्स बनाएं अच्छे से, इसके टॉपिक को जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे नोट डाउन करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।